दोस्तों जल्दी से अपने चैनल और गुरु जी को सब्सक्राइब कर लें और इस घंटी पर क्लिक कर दें ताकि आपको पता चल जाए कि अपना इंग्लिश का पीरियड शुरू हो चुका है। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग? मैं आशा करता हूँ कि आप सब बहुत बढ़िया होंगे एंड यू ऑल बी डूइंग गुड इन द लाइफ। सब जिंदगी में बढ़िया काम कर रहे होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे, मौज मस्ती कर रहे होंगे। तो आज हम लोग एक और पोएम पढ़ेंगे। द पोएम है स्मॉल स्केल रिफ्लेक्शंस ऑफ ए ग्रेट हाउस, है ना। और ये लिखी किसने है? A.K. रामानुजन ने। ठीक है, हम ये पोएम पढ़ेंगे। वैसे तो ये मेरी यूनिवर्सिटी के सिलेबस में है, ये मेरे हिसाब से राजस्थान यूनिवर्सिटी के सिलेबस में भी है, और भी जाने किस किस यूनिवर्सिटी के सिलेबस में होगी, बिकॉज इट्स ए वेरी पॉपुलर पोएम। बहुत ही मतलब प्रसिद्ध पोएम है। तो आपको ये डिफरेंट डिफरेंट यूनिवर्सिटीज के सिलेबस में मिल जाएगी। ठीक है, तो A.K. रामानुजन के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं हम लोग कि एक्चुअल में ये कौन थे। तो A.K. रामानुजन इंडिया के एक बहुत ही फेमस पोइट तो रहे हैं, साथ में ये लिंग्विस्ट थे, साथ में प्ले राइटर भी थे, है ना, और काफी बड़े विद्वान थे। तो ये सब चीजें तो थी। ये 1929 में इनका जन्म हुआ था एंड 1993 में इनका मतलब स्वर्गवास हो गया, डेथ हो गई थी। तो ये इनका लाइफ स्पैन था, है ना। इनको साहित्य एकेडमी अवार्ड मिल चुका है ना, जो कि 1999 में मिला। तो 93 में डेथ हो गई, तो 1999 का मतलब है इनको आफ्टर डेथ मिला है, पोस्टमेसली, यानी कि डेथ के बाद में मिला है इनको अवार्ड, ये साहित्य एकेडमी अवार्ड। किस चीज के लिए मिला? द कलेक्टेड पोएम्स, इनका जो पोएम का कलेक्शन था उसके लिए मिला एक तरीके से। ठीक है, और देखिए इनका जो कंट्रीब्यूशन है लिटरेचर में, इनका जो लिटरेचर में कंट्रीब्यूशन है वो मल्टीपल लैंग्वेजेस में है। यानी कि ये सिर्फ इंग्लिश के नहीं थे, ये संस्कृत में भी लिखा करते थे, तमिल में भी, तेलुगु में भी, कन्नड़ में भी, सभी भाषाओं में इन्होंने रिसर्च किया, सभी भाषाओं में इन्होंने लिटरेचर लिखा। इस तरह से बहुत ही मल्टी लिंग्विस्ट पर्सन बोल सकते हैं ना, वैसे थे। और देखो इनकी जो ओरिजिनल एक एक चीज और थी। देखो इन्होंने एक खुद की स्टाइल डेवलप करी, लिखने की एक स्टाइल डेवलप करी, और जो कंटेंट था वो भी डिफरेंट तरह का था। यानी कि ऐसा नहीं है कि देखो एक पर्टिकुलर वे ऑफ राइटिंग होता है, उस ऐसा नहीं कोई पहले कोई राइटर था वो एक तरीके से लिखा करता था, ये उसी को फॉलो करते थे, नहीं, इनका जो लिखने का स्टाइल भी डिफरेंट था, प्लस कंटेंट जो उठाया वो भी डिफरेंट था। इन दोनों चीजों में ये ओरिजिनलिटी लाते हैं, है ना। और बहुत ही बोल सकते हैं डिफरेंस, स्टार्टलिंग डिफरेंस, सरप्राइजिंग डिफरेंस लाते हैं पुराने राइटर्स के कंपैरिजन में, उनसे मतलब बिल्कुल हटकर। ठीक है, तो इनका जो मेजर फोकस था वो इंडियन लाइफ और थिंकिंग के ऊपर, मतलब भारतीय जीवन और सोच विचार, भारतीय लोगों को कैसा होता है, इंडियन लाइफ कैसी है, उन सब के ऊपर ये लिखा करते थे। इन्होंने एक ऐसे लिखा था, 300 रामायणास, 5 एग्जाम्पल्स, 3 थॉट्स ऑन ट्रांसलेशंस। एक्चुअल में ये इसके ऊपर एक कंट्रोवर्सी हो गई थी। ये बात 2006 की है आई गेस। उसमें क्या हुआ था, इसको दिल्ली यूनिवर्सिटी यानी DU के सिलेबस में इंक्लूड कर लिया था, उस पर काफी हंगामा हो गया था, क्योंकि ये जो ऐसे है ना, ये ऐसे इस तरह का लिखा है इन्होंने। इन्होंने माना है कि रामायण के बहुत सारे वर्जन्स हैं, जिनमें किसी में स्टोरी क्या बताई जा रही है, किसी में स्टोरी क्या बताई जा रही है, किसी में भगवान राम और सीता को किस कॉन्टेक्स्ट में दिखाया गया है, किसी में मतलब मोस्टली कॉमनली तो हस्बैंड वाइफ ही है, परंतु कुछ ऐसे कंट्रोवर्शियल वर्जन्स भी हैं रामायणा के, जिनमें उनको एक तरह से ब्रदर सिस्टर की तरह दिखा दिया गया है। तो मतलब ये चीजें सर्टेन कम्युनिटी को पसंद नहीं आई, ये बोल सकते हैं हिंदू कम्युनिटी को, है जिसको भी पसंद नहीं आई जो। और वो बात सही भी है यार, आपकी धार्मिक मतलब भावनाओं को ठेस पहुंची है, तो उन्होंने अपोज किया इसका कि भाई इस तरह का ऐसे आप इंक्लूड ना करें जो कि रिलीजियस कंट्रोवर्सी जनरेट कर सकता है या डेवलप कर सकता है ना। तो बाद में फिर DU को ये ऐसे अपने सिलेबस से हटाना पड़ा, 2011 में हटा दिया था फिर उन्होंने इसको। तो एक कंट्रोवर्सी भी इनके नाम के साथ जुड़ गई थी, मतलब इस ऐसे की वजह से। अब जो आज हम पोएम पढ़ेंगे, स्मॉल स्केल रिफ्लेक्शंस ऑफ ए ग्रेट हाउस, ये फर्स्ट ऑफ ऑल रिलेशंस नाम का एक कलेक्शन था जो कि 1971 में आया था। उसका शायद सेकंड एडिशन था ये, सेकंड रिलेशंस के सेकंड एडिशन में पब्लिश हुई थी ये पोएम पहली बार 1971 में। और कह सकते हो आप, तो इस तरह से रामानुजन बहुत ही पॉपुलर राइटर रहे हैं, और इन एंग्लो इंडियन जो राइटर्स हैं ना, उनमें ये टॉप 3 में मानते हैं। मतलब देखो नसीम इज़िकील, कमला दास और A.K. रामानुजन, है ना। तो ये तीनों एक तरह से टॉप 3 एंग्लो इंडियन राइटर्स थे उस वक्त इंडिया के। तो उनमें मतलब आज भी मतलब कह सकते हैं इनको माना जाता है टॉप 3, तो उनमें से ये A.K. रामानुजन भी एक है। तो ये एक तरह से बेसिक इंफॉर्मेशन अबाउट A.K. रामानुजन की कौन थे, क्या थे, है ना। तो आपको थोड़ा थोड़ा मोटा मोटा आइडिया लग गया होगा। अब हम आते हैं अपनी पोयम पर, जो कि स्मॉल स्केल रिफ्लेक्शंस ऑफ ए ग्रेट हाउस। में बार बार इसको गलत ही पढ़ रहा हूँ। तो ठीक है ना। अब देखो पोयम काफी लंबी है, ठीक ठाक लंबी है, मतलब देखो आप देख पा रहे हो, मैं स्क्रॉल डाउन करूंगा पूरा, तो ट्राई करूंगा, देखते हैं अगर आज हो जाएगी तो ठीक है, एक ही लेक्चर में हो जाए तो ठीक है, अदरवाइज मुझे एक और लेक्चर बनाना पड़ सकता है इसी को मतलब अधूरे में खत्म करके।
देखते हैं कितनी हो पाती है, उस हिसाब से हम सोचेंगे आगे। तो स्टार्ट करते हैं अपनी पोएम को कि देखो राइटर सीधा लिख रहे हैं कि समटाइम्स आई थिंक दैट नथिंग दैट एवर कम्स इनटू दिस हाउस गोज आउट। तो क्या लिख रहे हैं वो लिख रहे हैं कि कभी कभी मैं सोचता हूँ, समटाइम्स कभी कभी मैं सोचता हूँ कि इस घर में, वो एक विशेष घर की बात कर रहे हैं, एक स्पेशल घर, कोई खास घर, उनका खुद का घर भी हो सकता है, उनके रिलेटिव्स का घर भी हो सकता है, कोई और घर भी हो सकता है, पता नहीं कौन सा है। बोलते कभी कभी मैं सोचता हूँ कि जो कुछ इस घर के अंदर आता है ना, दैट एवर कम्स, मतलब जो कुछ इस घर के अंदर आता है वह कभी भी बाहर नहीं जाता है। आई थिंक दैट नथिंग दैट एवर कम्स, कोई भी चीज जो इस घर के अंदर आती है गोज आउट, वो बाहर जाती भी है क्या कभी, मतलब जो इस घर के अंदर आ गया वो कभी बाहर जा ही नहीं पाता, हमेशा इसी घर का होके रह जाता है, ऐसा वो बोल रहे हैं किसी घर के बारे में। थिंग्स दैट कम इन एवरी डे टू लूज देमसेल्व्स अमोंग अदर थिंग्स दैट लॉस्ट लॉन्ग अगो, अमोंग अदर थिंग्स दैट लॉस्ट लॉन्ग अगो, मतलब चीजें जो इस घर में आए दिन आती हैं वो खो जाती हैं या खुद को खो देती है, अमोंग अदर थिंग्स, उन चीजों के बीच में खो देती हैं, लॉस्ट लॉन्ग अगो, जो चीजें खुद को पहले ही बहुत सालों पहले खो चुकी हैं। मतलब इस घर में कोई बहुत सालों पहले कोई चीज आई, मतलब कुछ चीजें आई, उन्होंने खुद का अस्तित्व खो दिया और इस घर का होके रह गई वो। उन चीजों के बीच में आए दिन नई नई चीजें आती रहती हैं और वो अपना अस्तित्व खो देती हैं। इस तरीके से मतलब जो पुरानी चीजें जो खुद को खो चुकी हैं, उनसे भी पुरानी चीजें और आई होंगी किसी जमाने में, वो भी इस घर में खुद का अस्तित्व खो दिया उन्होंने। यानी कि बहुत पहले कोई चीजें इस घर में आई, उन्होंने खुद का अस्तित्व खो दिया और वो इस घर की होके रह गई, ठीक है। उसके बाद में कुछ और चीजें आई जिन्होंने खुद को उन खोई हुई चीजों के बीच में खो दिया। फिर अब आए दिन और चीजें आती रहती है जो इन खोई हुई चीजों के बीच में खुद को खो देती हैं। कंफ्यूज मत होना, पहेली नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है। तो समझ गए होंगे बात क्या है कि पुरानी जो चीजें इस घर में कभी आई थी वो अब इस घर की होके रह गई हैं, उन्होंने अपनी ओरिजिनल आइडेंटिटी, यानी ओरिजिनल जो उनका अस्तित्व था, उन चीजों ने वो खो दिया था। और उन खोई हुई चीजों के मध्य अब नई चीजें आ जाती हैं, इस घर में एंट्री करती हैं और वो भी अपना अस्तित्व खो देती हैं और वो भी इस घर की होके रह जाती हैं। बस बात सिंपल सी है। Lame wandering cows from nowhere have been known to be tethered, given a name, encouraged to get pregnant in the broad daylight of the street under the elders' supervision. अब देखो, lame wandering cows, lame wandering cows, lame मतलब लंगड़ी, यानी कि जानवरों के लिए अक्सर लेम वर्ड का इस्तेमाल होता है कि जो चोटिल हो जाएं वगैरह, ऐसी जानवर जो लंगड़े हो जाएं, उस तरीके से अपाहिज हो जाएं, उनको लेम कहते हैं, ठीक है। और इंसान जब लेम वर्ड यूज करता है ना, सच ए लेम एक्सक्यूज एंड ऑल दैट, तो उसका मतलब होता है ये बहुत ही बेकार एक्सक्यूज, बहाना बना रहे हो। लेम एक्सक्यूज, बहुत ही बेकार बहाना, बिना किसी तुक का बहाना बना रहे हो ना, तो वो अलग चीज होती है लेम, ठीक है। तो लेम वेंडरिंग काउज यानी कि जो अपाहिज गायें हैं, जो इधर उधर भटकती रहती हैं, किसी जो उनका कोई मालिक नहीं है। फ्रॉम नो वेयर हैव बीन नोन टू बी टेथर्ड, जो कहीं आवारा घूमती रहती है, वो इस घर के अंदर आ गई और फिर उनको बांध दिया गया घर के अंदर। गिवन अ नेम, उनको एक नाम भी दे दिया, हाँ ये गाय रमा है, वो सीता है, मतलब गाय का नाम कुछ भी रख दिया से तो गायों का नाम रख दिया। एनकरेज टू गेट प्रेग्नेंट इन द ब्रॉड डे लाइट ऑफ द स्ट्रीट अंडर द एल्डर्स सुपरविजन, और फिर उन गायों को क्या किया जाता है, प्रेग्नेंट, यानी कि उनसे बच्चे बछड़े पैदा करवाने के लिए, है ना, उनको प्रेग्नेंट किया जाता है। और प्रेग्नेंट भी कैसे किया जाता है, ब्रॉड डे लाइट में, एकदम दिन दहाड़े। अब एक चीज देखो, समझो, जो रिप्रोडक्शन का जो प्रोसेस है, यानी प्रजनन का, रिप्रोडक्शन का जो प्रोसेस है वो बहुत ही पर्सनल होता है ना। ये प्रोसेस अक्सर इंसान तो बेसिकली बहुत ही प्राइवेसी में करते हैं ना, प्राइवेसी में, बिल्कुल अंधेरे में, घर के बंद, वैसे वैसे ये सब प्रक्रिया वहां होती है। परंतु बताया जाता है जैसे गाय भैंस वगैरह जानवर, उनको जब प्रेग्नेंट किया जाता है मालिकों के द्वारा, तो वो जनरली ओपन, खुले में करते हैं और ब्रॉड डे लाइट में। तो वही चीज दिखाई गई है कि भाई इस घर में भी बिल्कुल दिन दहाड़े, एकदम कह सकते हो कि एल्डर्स की सुपरविजन, बड़े लोगों की देख रेख में, एकदम दिन दहाड़े इन गायों को प्रेग्नेंट किया जाता है। द गर्ल्स हाइडिंग बिहाइंड विंडोज विद होल्स इन देम, और जो इस घर की जो लड़कियां हैं वो खिड़की के पीछे जो पर्दों में जो छेद हो रखे हैं ना, होल्स, उनमें से झांक झांक के देखती है कि क्या प्रक्रिया चल रही है देखो, क्योंकि मैंने जैसे पहले बताया कि ये बहुत ही प्राइवेट प्रोसेस है, बहुत ही निजी प्रक्रिया है जो ये रिप्रोडक्शन की है, बच्चे पैदा करने की है, और ये खुलेआम नहीं होती है, इंसान तो कभी नहीं करता ना। तो एक्चुअल में क्योंकि बहुत ही प्राइवेट प्रोसेस है,
तो जानवरों को ऐसी प्रोसेस प्रक्रिया से एकदम खुलेआम आप बोल सकते हो करवा रहे हो, तो वो एक और चीज है। और देखो जिस तरह से लड़कियां छुप छुप के उसको देख रही हैं उस प्रक्रिया को, और वो घर के पर्दों के छेदों में से, तो कह सकते हो आप खिड़की के छेदों में से या पर्दों के छेदों में से बोल सकते हो, तो आप कह सकते हो कि वो प्रक्रिया कितनी गोपनीय है और कितनी प्राइवेट होती है, जिसको लड़कियां ओपने मतलब पूरी खुलेआम देखने की भी हिम्मत नहीं कर रही हैं। ठीक है। तो इस तरह का काम इस घर के एल्डर्स मतलब एल्डर्स की सुपरविजन में उन गाय जो है उन काउस को प्रेग्नेंट किया जाता है। अब देखो आगे, अनरीड लाइब्रेरी बुक्स usually mature in 2 weeks and begin to lay a row of little eggs in the ledgers for fine। अब देखो अनरीड लाइब्रेरी बुक्स, अब इस घर में जो किताबें लाई जाती हैं, बुक्स कहाँ से लाई जाती हैं? लाइब्रेरी से। लाइब्रेरी से किताबें उधारी तो आती हैं एक तरीके से, कुछ दिन के लिए ली जाती हैं। अब उनको कोई पढ़ता भी नहीं है, अनरीड रह जाती हैं। और यूजुअली मेचर इन 2 वीक्स, और आमतौर पे 2 हफ्ते में उनका टाइम खत्म हो जाता है। यूजुअली मेचर यानी पक जाती है, कहने का मतलब है कि जितने समय के लिए उनको लाया गया है वो समय खत्म हो गया। 2 हफ्ते में उनका टाइम भी खत्म हो जाता है। 15 दिन के लिए किताब इशू हुई थी लाइब्रेरी से, टाइम पूरा हो गया, परंतु किताब वापस लौटाई नहीं जाती, घर में पड़ी रहती है। एंड बिगिन टू ले अ रो ऑफ लिटिल एग्स इन द लेजर्स फॉर फाइन। और आप एक तरह से कह सकते हो कि अब घर में जो लेजर एक बही खाता मेंटेन किया जाता है कि भाई किस चीज पे कितना पैसा खर्च हुआ है, तो जो किताबें वापस लौटाई नहीं जाएंगी, घर से वापस गई ही नहीं किताबें लाइब्रेरी, तो उन पे क्या लगा होगा? फाइन लगा होगा। तो फाइन लगा होगा तो फाइन पे किया है ना घर वालों ने, तो फाइन कहाँ मेंटेन किया है उन्होंने, कहाँ लिखा है? बही खाते में लिख दिया कि भाई इतने रुपए हमने फाइन दिया है लाइब्रेरी वालों को। ठीक है। तो ये किताबें एक तरीके से अंडे देती रहती हैं, कहने का मतलब है इन किताबों के नाम पे लेजर्स बही खातों वगैरह में फाइन जमा होता रहता है, और ये किताबें लाइब्रेरी में ही हमारे मतलब इस घर में पड़ी रहती हैं, कभी वापस लौट के जाती ही नहीं। ये जो बिगिन टू ले रो ऑफ लिटिल एग्स इन द लेजर्स फॉर फाइन, ये आप एक तरह से ऐसा कह सकते हो कि उन लेजर्स, उन बही खातों में जिनमें फाइन लिखा गया है इन किताबों के बारे में, वहां पे कुछ कीड़े मकोड़े आ गए हैं और उन्होंने अंडे वंडे दे दिए हैं। इस तरीके से ये इनडायरेक्टली एक तरह से कहा जा रहा है कि किताबें फालतू में पड़ी रहती है घर में, और इनका कोई इस्तेमाल नहीं होता, और अंत में इन पे फाइन ही लगता है जो कि लेजर्स में चढ़ा दिया जाता है फाइन, कि ये फाइन हमने पे किया है इनके ऊपर। ठीक है। अब उदाहरण के तौर पे देखो, एज सिल्वर फिश इन द ओल्ड मैन्स कॉफी। अब एक तो बिगिन टू ले रो ऑफ लिटिल एग्स, ये एक मेटाफर हो गया। ले ए रो ऑफ लिटिल एग्स, मेटाफर मतलब किस चीज के लिए? कि जब कोई काम बोलते हैं ना, अपन बहुत बार घर में बोलते हैं, तुम क्या घर में बैठे बैठे अंडे दे रहे हो? ये बोलते हैं ना, तुम क्या घर में बैठे बैठे कोई काम धंधा कर लो, घर में बैठे बैठे अंडे दे रहे हो? तो ये क्या, ये किस लिए बोलते हैं हम? कि तुम व्यर्थ टाइम बर्बाद कर रहे हो, कुछ नहीं कर रहे हो, आलसी पड़े आलसीपन दिखा रहे हो, घर में पड़े पड़े कोई काम नहीं है। उसी तरह से वो किताब कोई इस्तेमाल में नहीं आ रही, वो ऐसे ही व्यर्थ पड़ी हुई है, तो उनके लिए बोला गया इसलिए उनमें अंडे दे रही हैं, वो बैठ के लेजर बुक्स में अंडे दे रही है, लेजर बुक्स में फाइन चढ़ाया जा रहा है उनके नाम का, है ना? तो उसलिए बोला गया है। तो उसका फिर इसकी बाद में यहाँ तो मेटाफर इस्तेमाल हो गया। फिर मेटाफर मतलब इस तरह इस्तेमाल हो गया कि जो हम बोलते हैं ना कि कोई व्यर्थ, कोई बिना किसी मतलब के कोई काम मतलब पड़ा हुआ है, व्यर्थ खाली पड़ा हुआ है, उसके लिए इस्तेमाल किया गया है ले अ रो ऑफ लिटिल एग्स, एक मेटाफर इस्तेमाल किया गया उसके लिए, क्योंकि दोनों में समानता है, सेम चीज है ना। अब एज सिल्वर फिश इन द ओल्ड मैन, अब यहाँ पर सिंपली इस्तेमाल की गई है कि जिस तरीके से इन लेजर्स, इन बही खातों में इन किताबों के नाम का फाइन चढ़ाया गया है, उस और मतलब एक तरह से किताबें अंडे दे रही हैं घर में, यानी व्यर्थ पड़ी हुई है, उसी तरीके से सिल्वर फिश, अभी सिल्वर फिश तो असलियत में क्या है? एक कीड़ा है, एक कीड़े का नाम है, जो कि ओल्ड मैन की ऑफिस रूम, अभी ओल्ड मैन कोई भी हो सकता है, घर का कोई बड़ा बूढ़ा, कोई मालिक वगैरह कुछ भी हो सकता है, उस ओल्ड मैन का जो ऑफिस रूम है ना, उसके अंदर क्या है? बहुत सारी मतलब कानून की किताबें पड़ी हुई हैं। ठीक है। उन किताबों के अंदर क्या घुस गई है? सिल्वर फिश घुस जाती है, और वो अंडे देने लग जाती है, मतलब तुलना की गई है। देखो आगे पढ़ते हैं, एज सिल्वर फिश इन द ओल्ड मैन्स ऑफिस रूम ब्रीड डायनेस्टीज अमंग लॉन्ग लीगल वर्ड्स इन द सेकलेंस ऑफ विक्टोरियन पार्चमेंट। अब देखो ये जो लाइन है ना, इनमें कुछ इस तरह का अर्थ निकलेगा कि जिस तरीके से नॉर्मली लाइब्रेरी से आई किताबें घर में व्यर्थ पड़ी रहती हैं, वही व्यर्थ, वही मतलब बोल सकते हैं फालतूपन या बेकारपन जो भी है, बिना किसी काम आए, जो जिसका कोई इस्तेमाल नहीं हो रहा, वही चीज की तुलना हम की जा सकती है। किससे करें? ओल्ड मैन के ऑफिस रूम में भी किताबें पड़ी हुई हैं। किस चीज की किताबें? लॉन्ग लीगल वर्ड्स, यानी कि लॉ की किताबें पड़ी हुई हैं, और वो लॉ की किताबें व्यर्थ पड़ी हुई हैं। उनके अंदर क्या हो गया? सिल्वर फिश नाम का कीड़ा अंडे दे रहा है। ब्रीड डायनेस्टी, जो उसने अपने पुश्ते पैदा कर ली, यानी कौन कौन सी पुश्ते, एक एक खानदान के बाद दूसरा चल रहा है ना, एक पीढ़ी दर पीढ़ी पुश्तों पे पुश्तों पैदा हुई है।
तो उन किताबों को, ओल्ड मैन की ऑफिस की लीगल किताबें अभी कोई काम नहीं आ रही हैं, तो उन पे कीड़े लग गए हैं, कीड़ों ने अंडे दे दिया है। सिल्वर फिश नाम का कीड़ा है, उसने अंडे दे दिया उसने। ठीक है, तो इसकी तुलना की गई है, जैसे सिल्वर फिश ने ओल्ड मैन की किताबों पे अंडे दे दिया है, उसी तरीके से अंडे देने वाली बात जो है वो उन लाइब्रेरी किताबों भी लागू होती है कि भाई वो भी व्यर्थ पड़ी हुई है और लेजर किताब में उनके नाम के फाइन चढ़ाए जा रहे हैं। ठीक है, यानी दोनों चीजें व्यर्थ पड़ी हुई हैं, उनका कोई इस्तेमाल नहीं हो रहा, ना उन लाइब्रेरी किताबों को इस्तेमाल कर रहा है, ना ही इस ओल्ड मैन की किताबों को इस्तेमाल कर रहा है, जो कि लॉ की किताबें से ऑफिस में पड़ी हुई है। और इन द सक्लेंस ऑफ विक्टोरियन पार्चमेंट, अब वो किताबें जो है ना, विक्टोरियन पार्चमेंट एक्चुअल में क्या है? पार्चमेंट एक्चुअल में लेदर का, किसका? लेदर का एक मतलब कपड़ा टाइप का कुछ होता है, जिसपे लिखने के लिए काम में लिया जाता था, काफी महंगा आता था उस जमाने में। विक्टोरियन एरा जो था ना, विक्टोरियन एरा कब से 19 सॉरी 1837 टू 1901, ये एक पीरियड था विक्टोरियन एरा का। यानी ये एक आप बोल सकते हो कि जो रानी विक्टोरिया थी उसने राज किया था, तो उसके राज के दौरान ये जो पूरा काल था ना 37 टू 1901, ये विक्टोरियन एरा कहलाता है लिटरेचर में। लिटरेचर में क्या बोलते हैं इसको? विक्टोरियन एरा। तो विक्टोरियन फेज में क्या था, ऐसे कुछ चमड़ों पे भी लिखने की काम, मतलब चमड़ों पर भी लिखने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। तो इसकी जो लीगल की किताबें हैं ना, शायद उनका जो कवर है ना वो उसका बना हुआ है, किसका? लेदर की उन चीजों का जिनमें लिखने का इस्तेमाल होता था। तो उसके लिए इस्तेमाल किया गया कि भाई सक्लेंस ऑफ विक्टोरियन पार्चमेंट की किसी जमाने में इन विक्टोरियन पार्चमेंट की जो बनी किताबें थी ना, जिनमें इतना, सक्लेंस का मतलब है जूस, यानी यहाँ ज्ञान, उनमें बहुत ज्ञान भरा पड़ा है, लॉन्ग लीगल वर्ड्स, उनमें कानून का ज्ञान भरा पड़ा है, जूस भरा पड़ा मतलब उनमें अर्थ, मीनिंग, ज्ञान भरा पड़ा है। परंतु वो ज्ञान कोई इस्तेमाल नहीं आ रहा, और उन ज्ञान में क्या हो गया, उन ज्ञान की किताबों में सिल्वर फिश ने अंडे दे दिए। अब बात पूरी समझ में आ गई होगी यहाँ तक, ठीक है? अब आगे हम बढ़ते हैं। नेबर्स डिशेज ब्रॉट अप with the greasy sweets they made all night the day before yesterday for wedding anniversary of a god। अब देखो, नेबर्स डिशेज, पड़ोस के लोग जो कुछ पकवान बनाते हैं, ब्रॉट अप विद ग्रीजी स्वीट्स, है ना? तो क्या हुआ कि डिशेज का मतलब यहाँ पर वो भी है, बर्तन वगैरह। तो क्या है कि दोनों अर्थ निकल सकते हैं, मिठाई भी और बर्तन भी। ठीक है, तो ऐसा है कि नेबर्स ने जो मिठाइयाँ वगैरह बनाई, ग्रीजी स्वीट्स मतलब उनमें तेल घी बहुत ज्यादा है, उनमें, किनमें? मिठाइयों में बहुत ज्यादा तेल घी भरा हुआ है, वो इस घर के अंदर लाई गई। दे मेड ऑल नाइट, उन्होंने रात भर बैठ के बनाई, एक दिन से पहले, मतलब पिछले गए हुए, द डे बिफोर यस्टरडे, यस्टरडे मतलब बीता हुआ कल, और बीते हुए कल से भी एक दिन पहले, यानी परसों के दिन, पास्ट में परसों मिठाई बनाई थी, परसों पास्ट में परसों वो मिठाई बनाई गई थी, तो उस दिन बनाई और फिर इस घर में लाए वो लोग। मिठाई किस अवसर पे बनाई गई थी? फॉर द वेडिंग एनिवर्सरी ऑफ ए गॉड, किसी भगवान की शादी की सालगिरह पे। अक्सर देखा जाए तो हम लोग शादी की सालगिरह किस भगवान की मनाते हैं? हम अंदाजा लगा सकते हैं, वैसे शादी की सालगिरह हम बेसिकली मनाते हैं शिव जी की, भगवान की ना, शिवरात्रि के दौरान। ठीक है, तो परसों के दिन मिठाइयाँ बनाई और फिर इस घर में लाई गई, पड़ोसी ले आए भाई लोग, मिठाइयाँ पूरी घी तेल से भरी हुई थी। ठीक है, ग्रीसी मतलब चिपचिपी, तो वो इस घर में आई और इस घर की होके रह गई, बस ठीक है, इस घर की मिठाइयाँ रह गई, फिर उसके बाद लौट के गई नहीं, कहने का मतलब ये है। तो नेवर लीव द हाउस दे एंटर, तो इस घर में जो घुस गई वो कभी इस घर से बाहर जा ही नहीं पाती। अब उदाहरण दिया जा रहा है किन किन की तरह, लाइक द सर्वेंट्स, जैसे कि नौकर इस घर में आ जाते हैं, वो इसी घर के होकर जाते हैं। लाइक द फोनोग्राफ्स, फोनोग्राफ्स क्या होता है? देखा होगा पिक्चर में, पुराने पुरानी पिक्चरें हों या फिर ये, मतलब इस तरह का भोंपू सा होता है और नीचे एक चक्री सी चल रही होती है ना? जैसे म्यूजिक, एक चक्री, इसके ऊपर एक ऐसा लगा होता है, ये गोल गोल घूमता रहता है, इस पे चलता रहता है और इसमें से गाना बजता है। तो ये पुराने जमाने का म्यूजिक सिस्टम होता है फोनोग्राफ। ठीक है, तो इस घर में फोनोग्राफ्स आए पुराने जमाने में। अब तो चलो ठीक है, म्यूजिकल सिस्टम कुछ बदल गए, जब राइटर ने पोएम लिखी होगी तब म्यूजिकल सिस्टम बदल गए होंगे, परंतु पुराने जमाने में फोनोग्राफ्स आए होंगे इस घर में कोई म्यूजिक बजाने के लिए, वो इस घर के होकर रह गए, दोबारा कभी गए नहीं, किसी ने बेचा भी नहीं, किसी ने रद्दी में भी नहीं दिया, घर में ही पड़े हैं आज तक। ठीक है, एपिलेप्सी इन द ब्लड, एपिलेप्सी बीमारी होती है, एपिलेप्सी मतलब होता है मिर्गी का दौरा, मिर्गी होती है ना वो बीमारी, तो वो खून में होती है, मतलब वो ऐसा होता है कि पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ती है खानदान में। तो इस घर में एपिलेप्सी बीमारी लग गई खानदान लोगों को, तो वो पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ती जा रही है, इस घर को छोड़ के जा ही नहीं रही बीमारी। ठीक है, वो इस घर के खून में ही रह गई है। सन इन लॉज हु क्वाइट फॉरगॉट देयर मदर्स, सॉरी, और जो दामाद है ना, जिनकी मतलब जो इस घर की बेटियों से ब्याहे, जो लोग लड़के, वो दामाद,
उन्होंने अपनी माँओं को भूल गए वो, यानी वो खुद के घर अपनी माँओं को भूल गए, इसी घर में रह रहे हैं, यानी घर जमाई बन गए हैं। बट स्टे टू चेक अकाउंट्स और टीच अर्थमेटिक टू nieces। वो इसी घर में रहते हैं या इस घर का अकाउंट संभालते हैं, मतलब घर का जो लेखा है ना, लेखा काम, अकाउंट का काम वो संभालते हैं, या फिर वो इस घर की nieces को पढ़ाते हैं अर्थमेटिक, बीज गणित, सॉरी अंक गणित, अर्थमेटिक अंक गणित पढ़ाते हैं। नीसेज का मतलब दो होता है, देखो नीसेज अंग्रेजी में एक ही शब्द है नीज, जिसको कई जगह इस्तेमाल करते हैं, मतलब कहने का मतलब ऐसा एक शब्द है जैसे कि भतीजी को भी नीस बोलेंगे, भांजी को भी नीस बोलेंगे, ठीक है। अगर उदाहरण के तौर पे मैं हूं, है ना, और मेरी वाइफ है, ठीक है, तो मेरी वाइफ के भाई या बहन कोई भी, उनके जो बच्चे होंगे ना, वो भी नीस कहलाएंगे हमारे, समझ गए हो। या फिर क्या, या फिर मेरी वाइफ के लिए मेरी बहन या भाई के बच्चे होंगे, वो उसके लिए नीस कहलाएंगे, मतलब है ना। तो समझ गए हो कि ये नीस एक्चुअल में जो वर्ड है ना, ये दोनों तरफ से इस्तेमाल होता है, भाई और बहन दोनों साइड से, ठीक है। मतलब पति पत्नी की साइड से भी और वैसे भी नॉर्मल भी, कि भाई के मतलब बोलते हैं ना भतीजा, भाई के बच्चे, और भांजे यानी बहन के बच्चे, तो दोनों साइड से माने जाते हैं। तो देखो, इसमें ये दिखाया कि जो दामाद लोग हैं वो इसी घर के होके रह जाते हैं, घर जमाई बन जाते हैं, इस घर का अकाउंट संभालते हैं, और इस घर की जो नीसेज हैं, भतीजे भतीजे वगैरह है ना, इनको अर्थमेटिक पढ़ाते हैं, अंक गणित पढ़ाते हैं। Or the women who come as wives from the houses open on one side to rising suns on the another, to the setting, accustomed to wait and to yield to monsoons in the mountains calendar। और देखो, जो औरतें इस घर में पत्नी के रूप में आती हैं, ठीक है, यानी शादी होके जो इस घर में आती हैं, बहुएं होती हैं इस घर की, फ्रॉम हाउसेज ओपन ऑन वन साइड टू द राइजिंग सन्स ऑन अनदर टू द सेटिंग। ऐसे घर में से आती हैं जो जो एक तरफ तो खुले होते हैं, सूरज उगता है उस साइड में, और दूसरी तरफ खुले होते हैं, सूरज छिपता है जिस साइड में। कहने का मतलब क्या है, ये है परंपरागत घर के लिए बोला गया है, यानी कि ऐसे घर जहाँ पे आप बोल सकते हो कि सुबह और शाम, दिन में औरतें बाहर नहीं निकलती घर से, वो घर में ही रहती हैं एक तरीके से, और सुबह का काम होता है या शाम का काम होता है, उस टाइम पे वो घर का दरवाजा खुलता है या घर से बाहर उनको जाने की अनुमति होती है। ये एक्चुअल में अर्थ उधर निकल रहा है कि जो घर खुलते हैं सूरज की उगने की साइड और सूरज की क्या बोलते हैं छिपने की साइड, दो साइड से ओपन होते हैं, यानी कहने का मतलब है दो साइड, वो दो ऐसा टाइम होता है जब घर की लेडीज को बोल सकते हो काम धंधा बाहर या घर से बाहर जाने की अनुमति होती है, वो काम धंधा करने बाहर निकलती हैं घर से, पानी वानी भरने, साफ सफाई करने, वो सब चीज दिन के टाइम में वो घर में ही रहती है। तो यानी कि परंपरागत भारतीय घर की बात हो रही है, ठीक है। तो ऐसे घर की ये औरतें हैं जो कि शादीशुदा होकर इस घर में आती हैं, ठीक है, शादी होकर आती हैं। एंड अकस्टम टू वेट, इनको अक्सर इंतजार करने की आदत होती है, मतलब घर के अंदर ही रहती हैं, ये इंतजार करती रहती हैं किस चीज की, टू यील्ड टू मानसून, कि मानसून का समय आएगा जब इनको कुछ खेती बाड़ी या कुछ ऐसा काम करना होगा। इन द माउंटेन्स कैलेंडर बीटिंग, यानी पहाड़ों में खेती बाड़ी का कुछ काम की बात हो रही है, वो काम करेंगे। एंड कैलेंडर बीटिंग थ्रू द हैंगिंग बनाना लीव्स, और साथ में साल में ये ऐसे दिन, कैलेंडर बीटिंग मतलब ऐसे दिन की बात कर रहे हैं, ऐसे कुछ दिवस होते हैं जब इनको क्या करना पड़ता है, बनाना की जो पत्तियां, यानी जो केला होती है उसकी पत्तियों को एक्चुअल में इस्तेमाल करते हैं, हैंगिंग लटकी हुई बनाना पत्तियों का इस्तेमाल करती हैं कुछ घर की चीजें बनाने के लिए, जैसे पत्तल दौने वगैरह, उनके लिए इस्तेमाल करती हैं, ठीक है। मतलब इस काम के लिए बाहर निकलती हैं, इस काम को करती हैं कुछ पर्टिकुलर दिन में, कोई पर्टिकुलर ऐसे डेज होते हैं साल के जब ये काम करना होता है इनको, और साथ में मानसून के दौरान ये पहाड़ों में इधर उधर ये खेती वगैरह ऐसा कुछ काम करती हैं जिनके लिए ये साल भर वेट करती हैं, ठीक है। एंड ऑल्सो एनीथिंग दैट गोज आउट विल कम बैक। अब ये राइटर आगे बोल रहा है कि भाई एनीथिंग दैट गोज आउट, कि इस घर से कोई चीज बाहर चली भी जाती है ना, मान लो पहली बात तो जो चीज घर में आगे बाहर जाती ही नहीं है, पर सपोज कोई चीज घर से बाहर चली गई तो वो भी लौट के वापस आ जाती है, बड़ा अजीब ही घर है यार। वेलकम बैक, वापस आ जाती है। प्रोसेस्ड एंड ऑफन विद लॉन्ग बिल्स अटैच्ड, परंतु वो प्रोसेस हो के आती है, वो एक प्रक्रिया से गुजरती है, और फिर साथ में लंबे लंबे बिल उस पर लगे हुए होते हैं। क्या लगे होते हैं, लंबे लंबे बिल लगे होते हैं, जो ठीक है चीज गई किसी और रूप में, आई किसी और रूप में, और बिल लगे हुए आए हैं उस पर। अब इसको मैं आगे पढ़ाऊंगा कल, क्योंकि ये पोएम काफी लंबी है और इसमें लगेगा टाइम हमको, ठीक है। तो ये आधी बची हुई पोएम मैं आपको कल पढ़ाऊंगा। आज अपना लेक्चर मैं यहीं खत्म करता हूँ। कहाँ खत्म कर रहा हूँ मैं, इस जगह। कल ठीक हम इसके आगे से पढ़ेंगे, ठीक है, फिर समझाऊंगा आगे क्या बात हो रही है, ठीक है बच्चों। तो वेट करो नेक्स्ट लेक्चर के लिए। अरे बच्चों, एक चीज तो बताना भूल ही गया, मुझे अभी नोटिस में आया एकदम ऐसे ही मैं स्क्रॉल करते हुए, कि भाई
कुछ गलत नहीं पढ़ा है, बस एक चीज़ हल्की सी मिस्टेक, ये नाम में, इसको कल सही कर दूंगा मैं। ये ऑन है एक्चुअल में ये ऑन होगा, मतलब स्मॉल स्केल रिफ्लेक्शंस ऑन ए ग्रेट हाउस है ये, ठीक है। ऑफ ए ग्रेट हाउस नहीं, ऑन ए ग्रेट हाउस है। मैंने भी मतलब पढ़ाते वक्त बिल्कुल ध्यान नहीं दिया कि टाइपिंग मिस्टेक हो गई, मैं उसको वैसे ही पढ़े जा रहा हूँ, ठीक है। ऑन ए ग्रेट हाउस है। फाइन, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन गुड बाय, सी यू सून।